Hi guys, I am Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. My number is 9899123008. In case of any feedback or if you are in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम पढ़े थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और हमने पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था. पॉलिसीज़ 3 टाइप की होती हैं पढ़ा था. प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी और फिर उसके बाद सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पढ़ा था. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पॉलिसीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स वगैरह सारे हमने पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंसी, जो हमारा नया अगला टॉपिक है हमारे इंस्टीट्यूट की मटेरियल में, वो इंटरडिपेंडेंसी. तो इंटरडिपेंडेंसी ये है कि भाई पॉलिसी किन किन एरियाज़ में अफेक्ट कर सकती है. तो ये इंटरडिपेंडेंसी टॉपिक डाला तो गया, लेकिन देखा जाए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कंपनी के हर एरिया में अफेक्ट करेगी. परचेज से लेकर फिनेंस से लेकर, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, से एडमिन से लेकर वहाँ कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ पर बंदा अंदर आ रहा होगा कंपनी के तो कोई एक्सेस कार्ड्स वगैरह होंगे. अच्छी कंपनी होगी तो हर एक एरियाज़ में अफेक्ट करेगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी. इवन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जब आप बनाओगे तो फिजिकल सिक्योरिटी भी बनाओगे तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करेगी. यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो उसमें क्या होता है कि मान लिया सपोज एक कैब सिस्टम है, कैब अगर मान लिया सपोज कोई परचेज सिस्टम है, और अगर मान लिया सपोज फाइनेंस सिस्टम्स हैं, सब आजकल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. फाइनेंस में टैली या ERP यूज़ होगी, कोई ना कोई पीपल सॉफ्ट यूज़ हो सकता है आपका, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है, कोई भी ERP यूज़ हो सकती है. आप अगर IT एडमिन या दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ वो परचेजेस करते हैं, और परचेजेस करके परचेज़ में किस तरह की परचेजेस करनी है, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी डिटरमाइन करेगी. अफेक्ट तो करेगी ही करेगी. क्यों डिटरमाइन करेगी? क्योंकि वो कहेगी कि मिनिमम ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए. जब मिनिमम ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए तो मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोमेशन करना पड़ेगा, और मिनिमम लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, मिनिमम लेवल ऑफ IT रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे. और चूंकि मिनिमम लेवल ऑफ IT रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे तो हर जगह IT इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होगा. इवन सेल्स में बंदा लैपटॉप लेकर जाएगा बाहर, VPN होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हो जाएंगे, और वो मेजर रीज़न होगा सिक्योरिटी का, क्योंकि बंदा बाहर से कम्युनिकेट करेगा अंदर को, वर्चुअल और मेजर कम्युनिकेटर होगा. तो ये सारी इंटरडिपेंडेंसी, और हमारी स्टडी मटेरियल में 3 तरह के एरियाज़ बताए गए हैं. वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं, लेकिन 3 एरियाज़ बताए गए. पहला है प्रोग्राम मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सेस कंट्रोल्स, और तीसरे बाकी सारे एरियाज़ को अदर एरियाज़ करके कैटेगराइज किया गया है. तो सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट. कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, अगर मान लीजिए सपोज कंपनी है तो कोई एप्लीकेशन मैनेजर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हेल्प करेगी, अफेक्ट करेगी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोग्राम मैनेजमेंट में अफेक्ट करेगी और मैसिवली अफेक्ट करेगी. तो अगर आपने कोई एक पॉलिसी बनाई है और ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया है, और तो डेफिनेटली है कि ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा, दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेगा. क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी इन्हेंस कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर सिस्टम की सिक्योरिटी इन्हेंस करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हेंस होगा, एडमिन भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा रिसोर्स रख सकता है. HR भी अफेक्ट होगा क्योंकि उससे एक्स्ट्रा रिसोर्स मंगाना पड़ सकता है. तो उनकी अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो डिफाइन करनी पड़ेगी. तो दोनों प्रोग्राम और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी किसी भी एरिया में इसका इफेक्ट आएगा. तो अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई ऐसा है कि एक छोटा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पर एक कंसिस्टेंट अप्रोच ली जा सकती है, और मान लीजिए सपोज कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है, उसकी एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट अप्रोच ली जा सकती है, या वो मेजर इंसिडेंट हैंडलिंग को एक कंसिस्टेंट अप्रोच में कैटेगराइज कर सकती है. तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोग्राम पॉलिसी इशू करेगा, और वो कंपनी वाइड पॉलिसी होगी. तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोग्राम पॉलिसी एक मेजर पॉलिसी के रूप में इमर्ज करेगी, क्योंकि
जो भी इंसिडेंट हैंडलिंग होंगे वो कैसे किस तरह से हैंडल होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके से हैंडल होनी चाहिए, ये प्रोग्राम पॉलिसी के रूप में हैंडल होनी चाहिए। जबकि ये हो सकता है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंट हों, वहाँ पर प्रोसेसेस हों जो एक दूसरे से हाईली इंडिपेंडेंट हो, वहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर्स बैठते हों, तो वो इंसिडेंट को इंडिविजुअल बेसिस पर ही वहाँ हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि एक जगह जो इंसिडेंट होगा वो जरूरी नहीं वो दूसरी जगह के पास स्पेशलाइजेशन हो उस हैंडल करने का, या समझने का भी स्पेशलाइजेशन हो। तो उन केसेस में सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी दी जा सकती है। तो यानी कि जो हमारा टॉपिक है इंटरडिपेंडेंसी, उसमें क्या है कि इंटरडिपेंडेंसी होगी प्रोग्राम सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की इंटरडिपेंडेंसी होगी। इंटरडिपेंडेंसी प्रोग्राम मैनेजमेंट में होगी। प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कंपनी कोई पर्टिकुलरली प्रोग्राम बना रही है तो एक पर्टिकुलर दो केसेस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिसी लाई जा सकती है, कंसिस्टेंट पॉलिसी लाई जा सकती है, और प्रोग्राम पॉलिसी लाई जा सकती है, या इशू स्पेसिफिक पॉलिसी लाई जा सकती है जो कि ब्रॉडली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगी। या फिर ये किया जा सकता है कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी और उन प्रोसेसेस की अपनी समस्याएं होंगी। उन समस्याएं होने के कारण जो है चीज़ें इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो यानी कि दो चीज़ें हो सकती हैं, ये भारत जैसा देश हो सकता है जिसमें 29 राज्य हो सकते हैं, हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हर राज्य की अपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं। अमेरिका जैसा देश हो सकता है जिसमें अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं, दो टाइप ऑफ सिटीजन हो सकती हैं। हिंदुस्तान तो जिस समय आज़ाद हुआ उस समय बहुत सी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका जब आज़ाद हुआ उस टाइम पर मैसिव डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, अमेरिकन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बहुत कमज़ोर थे। तो उस टाइम पर उन्होंने डुअल सिटीजनशिप की, स्टेट्स के अलग सिटीजन, सेंट्रल के अलग सिटीजन, और हर स्टेट्स के लॉ बहुत अलग थे। इंडिया में भी होता है कि स्टेट्स के लॉ अलग हैं लेकिन उतने लॉ अलग नहीं होते। अब भूटान को ले लिया जाए, भूटान में कांस्टेंट पॉलिसी रखी जा सकती है, इसलिए रखी जा सकती है क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है। तो इसीलिए तरह से एक विप्रो जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, डाइवर्स प्रोसेसेस है। जेनपैक्ट है वो और भी डाइवर्स है क्योंकि वहाँ पर क्या है वो दूसरे लोगों का काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं। वैसे विप्रो में भी काफ़ी हद तक ऐसा है, लेकिन जेनपैक्ट हाईली डाइवर्स है, वर्ल्ड वाइड काम लेते हैं। तो वहाँ पर डाइवर्स पॉलिसीज़ होनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी लगानी पड़ेगी। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट वहाँ पर होगा और प्रोग्राम मैनेजमेंट को ये पॉलिसीज़ अफेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये है एक्सेस कंट्रोल्स। हमारी स्टडी ने ये दिया है कि एक्सेस कंट्रोल्स भी इंटरडिपेंडेंसीज में दिया है। एक्सेस कंट्रोल तो होगा ही होगा, एक्सेस कंट्रोल तो मेन चीज़ होता है। एक्सेस कंट्रोल तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का 90% एरिया एक्सेस कंट्रोल कवर करता है। लॉजिकल सिक्योरिटी को मेनली एक्सेस कंट्रोल से एक्सेस कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी जो है वो जनरली क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल से गवर्न होती है। या कोई भी सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है, पहले वो कहेगी एक्सेस कंट्रोल लगाओ, तगड़े एक्सेस कंट्रोल लगाओ। तो इसमें क्या है कि पॉलिसी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी डिसीजन है, अगर कोई दो सपोज आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखते हैं, वहाँ पर आप चेक प्रिंटिंग होती है, चेक प्रिंटिंग में आप दो जनों को एक्सेस कंट्रोल दे देते हैं, दो जनों को पासवर्ड दे देते हैं, उनको ऑथराइज कर देते हैं कि भाई ये चेक प्रिंटिंग प्रोग्राम यही चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा। तो उस केसेस में क्या है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है, चेक प्रिंट करने की पॉलिसी है, वो सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है और वो एक्सेस कंट्रोल से गवर्न हो रही है, कंट्रोल हो रही है, सॉरी एक्सेस कंट्रोल हेल्प कर रहे हैं उस सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में। तो एक्सेस कंट्रोल इस पॉलिसी को इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये भी इंटरडिपेंडेंसी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दी हुई, क्यों दी गई है ये मेरे को भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा है कि एक्सेस कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी का पार्ट होगा, बल्कि किसी भी पॉलिसी का मेन चीज़ एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। भाई कहीं पर भी आप
सिक्योर करना है तो ताला लगाएंगे, और ताला जो है या तो फिजिकल ताला लगाएंगे या लॉजिकल ताला लगाएंगे। ये फिजिकल ताला लगाएंगे तो या ताला लगाएंगे या गार्ड खड़ा करेंगे, लॉजिकल ताला लगाएंगे तो एक्सेस कंट्रोल्स लगाएंगे, उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और जहाँ एक्सेस कंट्रोल्स लगा दिए तो एक्सेस को कंट्रोल कर दिया कि ये 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई कि राइट आदमी को राइट एक्सेस देनी है, किस आदमी को नहीं देनी है। 90% प्रॉब्लम आपकी, बल्कि 95% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन फिर भी हमारी स्टडी ने इसे इंटरडिपेंडेंसी में लिया हुआ है। इसके बाद हमारी स्टडी अदर एरियाज बोलती है, वो बोलती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है नियरली सारे एरिया को कवर करेगी, को अफेक्ट करेगी, किसी न किसी लेवल पर अफेक्ट करेगी। तो वो बोलती है, स्टडी बोलती है ये इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली जो मैंने पहले समझाया है कि भाई सिक्योरिटी है, एसेंस है, हर जगह सिक्योरिटी होगी। कंपनी है, उसमें हर जगह सिक्योरिटी होनी चाहिए, डेटा लॉस ना हो जाए, जो राइट आदमी है वो आए, जो रॉन्ग आदमी नहीं आए कंपनी के अंदर। तो वो कहती है कि हमारी स्टडी कहती है कि ये जो है सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को करेगा, पर्सनल को करेगा, सिक्योरिटी ट्रेनिंग को करेगा, अवेयरनेस, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस को यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग को अफेक्ट करेगा, कंटिंजेंसी प्लानिंग को करेगा, फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को करेगा, ऑब्वियसली इन सब चीज़ को करेगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी वाला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट को तो असर करेगा, एडमिन को करेगा ही करेगा, क्योंकि एडमिन जनरली सिक्योरिटी को कंपनी में दो डिपार्टमेंट देते हैं, एक एडमिन देखता है, एक आईटी देखता है। आईटी की सिक्योरिटी देखता है, एडमिन फिजिकल सिक्योरिटी देखता है। तो इन दोनों को अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आईटी को आईटी की सिक्योरिटी देखनी है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। तो आईटी तो वहाँ पर आएगा ही आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन तो आएगा ही आएगा। पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एचआर का बंदा ही बंदे को रिक्रूट करेगा, राइट अमाउंट ऑफ राइट बंदा राइट चीज़ के लिए रिक्रूट करे, ही एचआर का जॉब है, तो वो आएगा ही आएगा। यानी कि आईटी, एडमिन, पर्सनल तीनों चीज़ आएगा ही आएगा। फिर वो बोलता है सिक्योरिटी और ट्रेनिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली। जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग और अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। उसके बाद कंटिंजेंसी प्लानिंग, कहीं कोई डिज़ास्टर वगैरह हो गया तो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी आप ला रहे हो तो कंटिंजेंसी प्लानिंग तो होगी, उसको तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। फिजिकल और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेगा, क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी आपका गार्ड लगा होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए, एक्सेस कार्ड्स होने चाहिए। सर्वर रूम होगा तो वहाँ पर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, आग ना लग जाए। सर्वर रूम है तो वहाँ पर सर्वर गर्मी फेंकता है, भयंकर गर्मी निकलती है। सर्वर में एसी इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट डेसिपिएट होती है। अब आप जैसे अपना मोबाइल फ़ोन ले लो, उसमें ज़्यादा ऐप्स डाल दो और ज़्यादा यूज़ करने लगो, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आपको मोबाइल फ़ोन अगर आप ऊपर से टच करोगे तो वो थोड़ा सा गर्म दिखाई देगा आपको। और वो रीज़न क्या है, हीट डिसिपेशन है, क्योंकि सीपीयू काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बेसिकली, तो सीपीयू जो है गर्म हो रहा है, हीट उसमें से निकल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और जब मैंने ये पहले ही बताया था कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, मटेरियल गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर नहीं, बीच का होता है। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जब जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उस वजह से रेजिस्टेंस पैदा करता है और उस वजह से हीट पैदा होती है। तो आपका सर्वर रूम है, वहाँ पर हीट निकलती है तो वहाँ पर एसीज होते हैं, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आग लग जाएगी तो क्या होगा। और भी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिकली कहीं पानी गिर गया, ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और मालूम पड़ा आपने स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, इसमें आपके वाटर स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं सर्वर रूम में, मालूम पड़ा आग लगी और वो स्प्रिंकलर्स ने पानी गिरा दिया और आपके सर्वर सारे ख़राब हो गए। तो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपकी कंपनी में स्प्रिंकलर्स कहाँ लगने, किस जगह पर लगने हैं, गलत जगह पर तो नहीं लगे। अगर गलत जगह पर लगे, उसमें पानी गिर गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहीं पर आती है अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन। ये हमारा अलग टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारी स्टडी का। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन होनी चाहिए। कल्चर, अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कल्चर होना चाहिए, उसके लोगों को पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि पीपल आर फेलेबल।
टॉप मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मैंने देखा है कि पीपल आर नॉलेजेबल, हायर लेवल पीपल आर वेरी काफ़ी नॉलेजेबल, बट मोस्टली दे आर ह्यूमन बींग्स लाइक मी, दे आर फेलेबल। उनको बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, बट जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है, यू कैन नॉट से कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं और लोग बोलते हैं कि दैट इज़ अ इनकॉम्पिटेंट गाय, उसको इतनी छोटी चीज़ नहीं आती। सो प्रीमियम मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आपको जानने के लिए ही मिलता है, उसका एक रीज़न ये भी है। तो आपके स्पेसिफिक एरिया में आप स्पेशलिस्ट हो तो हिंदुस्तान जैसे कंट्री में तब भी नहीं चलता है, यू हैव टू टेल देम कि आई नो ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग। अगर आपको एक एरिया में छोटी सी चीज़ पता हो तो उसको बड़ा करके दिखाना पड़ता है। ये जनरली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। तो ह्यूमन बीइंग फेलेबल है, ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल है, ह्यूमन बीइंग हाईली अनरिलायबल है, ह्यूमन बीइंग में मूड स्विंग्स आते हैं और ह्यूमन बीइंग में लालच होता है, तो वो फेलेबल है, यानी वो गिर सकता है कभी भी किसी भी चीज़ में। तो ये पीपल जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े कहता है दीज आर वेरी वैल्यूड पर्सन्स। आप कहीं पर किताब में पढ़ेंगे, ये पढ़ा होगा, दीज आर वेरी वैल्यूड पर्सन्स। ये वीकेस्ट लिंक होते हैं किसी सिस्टम को सिक्योर करने में। तो कंपनी का पर्पस जो है, कंपनी की सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन का एक मेन पर्पस होता है कि सिक्योरिटी को इन्हेंस करें। और सिक्योरिटी को कैसे इन्हेंस करें? अवेयरनेस बढ़ाकर, ताकि इतनी अवेयरनेस बढ़ाएं कि लोगों को खुद समझ में आने लगे कि सिस्टम को क्यों प्रोटेक्ट करना है, सिस्टम के रिसोर्सेज को क्यों प्रोटेक्ट करना है। स्किल्स और नॉलेज पैदा करनी पड़ेगी ताकि कंप्यूटर यूज़र अपने जॉब्स को सिक्योरली परफॉर्म करें। इन डेप्थ नॉलेज बनानी पड़ेगी ताकि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट या ऑपरेट अगर कोई सिस्टम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज़ के अनुसार हो, ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए सिस्टम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनी में अपनी एक सेपरेट डेवलपमेंट टीम होती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ तो सॉफ्टवेयर ही डेवलप हो रहा है, तो वहाँ तो मैसिव अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट टीम होती है। लेकिन कई कंपनीज छोटी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, तो उसमें उनको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि भाई सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करें, इंप्लीमेंट करें, सिक्योरिटी प्रोग्राम को ऑपरेट करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम के लिए। और उसका रीज़न ये है, उसका एक मेन रीज़न है कि भाई वो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कंपनी के लिए, अगर बना रहे हैं तो कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में उनके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र को अवेयर होना चाहिए सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज़र है, उसे पता है उसकी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और अगर उसे हमने करेक्ट प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, वो अपना बिहेवियर कंपनी के अनुसार करेगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो फ्लैग रेज कर लेगा। मालूम पड़ा बोला कि भाई डिसलेक्स वर्क स्टेशन होते हैं, आप कोई चीज़ डेटा नहीं भेज सकते हो बाहर, तो वो देखेगा ईमेल भेज रहा है तो वो एचआर को बता सकता है कि भाई इस सिस्टम से ईमेल जा रहा है। वैसे ईमेल का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए। या बहुत सारी चीज़ें हैं उस केसेस में वो अपना वो उसको पता रहेगा कि भाई ये कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमें इसे वायलेट नहीं करना, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो उन सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आएगी। और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने का। अगर आप मालूम पड़ा कंप्लेनिंग सिस्टम है, कई कंपनी में क्या होता है कंप्लेनिंग सिस्टम होता है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है। इंडिविजुअल, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई चीज़ पता नहीं है तो उससे आपको कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और पर्टिकुलर बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है, उसे आपके कंपनी के चीज़ों के बारे में पता नहीं, कल्चर के बारे में पता नहीं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो उसे आप बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट करो अनलॉजिकल है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग फैलेबल है, ह्यूमन बीइंग रेजिस्टेंस टू चेंज है, ह्यूमन बीइंग इसीलिए आज की दुनिया में ऑटोमेटेड सिस्टम्स
इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ऑटोमेटेड सिस्टम्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ह्यूमन बींग्स को समझाना एक बहुत बड़ी बात प्रॉब्लम्स है, वो समझने के लिए तैयार नहीं, और उसके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट चलते हैं। किसी कंपनी में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक टेली का एफिशिएंट बंदा है, तो वो टेली जानता है। अगर कोई ERP आ रहा है तो वो सीखना नहीं चाहेगा उसको, क्योंकि वो टेली अच्छी तरह से चला सकता है, वो उसमें मास्टर है, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है। कंपनी उसके हायर अमाउंट ऑफ स्किल के लिए पे करती है, उसकी वजह से उसे प्रेज मिली है, लेकिन उसे वो छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि एस्टेब्लिश सिस्टम है। लेकिन आज का वर्ल्ड एवर चेंजिंग कांस्टेंट वर्ल्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बंदों को अवेयर कराना पड़ेगा कि भाई ये चेंजिंग वर्ल्ड है, और आपको अगर मान लीजिए वो नेसेसरी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से क्या है और उसे कैसे यूज़ करना है, तो वो आप यूज़र्स को अगर अकाउंटेबल बनाओगे एक्शंस के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब तक उसको अवेयर नहीं करोगे तब तक उसको अकाउंटेबल बनाना मुश्किल है, तो पहले आपको अवेयर करना पड़ेगा। तो यहीं पर अगली चीज़ आती है कॉस्ट कंसिडरेशन। अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन मेजर कॉस्ट होती है। किसी भी, अगर मान लिया सपोज आप पॉलिसी डेवलप कर रहे हो, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी आपने बनाई है, सबसे पहले बनाने में कॉस्ट आती है कि टॉप मैनेजमेंट बैठेगा, कांस्टेंट सेशंस होंगे, उनका टाइम लगेगा, 4-5 हाई लेवल मैनेजमेंट बंदे बैठ रहे हैं तो उनका कॉस्ट होगा, टाइम, स्पेस, बेसिकली टाइम कॉस्ट होगा उनका, वहाँ पर बैठकर वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे। पॉलिसी फ्रेम करने के बाद उस पॉलिसी को कई इटरेशन से गुजरेगी, उसके बाद पॉलिसी डेवलप एक बार हो जाए तो उसकी एक कॉस्ट आ गई आपकी कि टॉप मैनेजमेंट बैठा, उसमें टाइम लगाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसने टाइम दिया, उस टाइम की एक पर्टिकुलर कॉस्ट है। और उसमें कई बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं जिनकी कॉस्ट ईयरली पैकेज 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का होता है, या 50-50 लाख रुपए का होता है। तो वो जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, और वो 22 दिन काम करते हैं, 5 days a week होता है, 22 दिन काम करते हैं। एक कंपनी में जनरली क्या होता है कि हिंदुस्तानी कंपनी है, उसमें 10-12 तो त्यौहार होते हैं, CL PL और पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं,